हेलो टी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस पेपर 4 क्लास 11 सब्जेक्ट रहेगा हिंदी मिड टर्म एग्जाम। ठीक है, टाइम अलाउड 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सामान्य निर्देश दिए गए हैं, 3 खंड हैं। क में अपठित बोध दिया गया है। खंड ख में अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर प्रश्न उत्तर दिए गए हैं और खंड ग में अंतरा भाग एक अंतराल भाग एक पाठ्य पुस्तक के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। खंड क देखिए, अपठित बोध दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। इस वर्ष 2024 में विश्व जनसंख्या दिवस जो है उसकी थीम है किसी को पीछे न छोड़ें, सभी की गिनती करें। पिछले 30 वर्षों में दुनिया भर के देशों ने जनसांख्यिकी डेटा संग्रह, विश्लेषण और उपयोग में ज़बरदस्त प्रगति की है। आयु, जातीयता, लिंग और अन्य मानदंडों के आधार पर अलग अलग किए नए नए जनसंख्या अनुमान हमारे समाज की विविधता को अधिक सटीक रूप से दर्शाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तत्कालीन गवर्निंग काउंसिल द्वारा बढ़ती जनसंख्या के आधार पर उत्पन्न जनसंख्या संबंधी और महत्व को संबोधित करने के लिए की गई थी। 1987 में विश्व की जनसंख्या 500 करोड़ तक पहुंच गई थी। इस आंकड़े ने जनसंख्या संबंधी मुद्दों, जिसमें पर्यावरण और विकास से उनका संबंध भी शामिल है, के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित दिन रखने के विचार को जन्म दिया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, आबादी मानव के अस्तित्व के लिए खतरा बनती जा रही है। 2024 में दुनिया की आबादी करीब 810 करोड़ बताई जा रही है, जो 2017 में 700 करोड़ थी। बढ़ती आबादी की वजह से दुनिया के प्राकृतिक संसाधन हर दिन कम होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रगति ने माँ और बच्चे की मृत्यु दर को कम किया है और जीवन काल को बढ़ाया है। हालांकि ये स्पष्ट है कि बढ़ती जनसंख्या जलवायु परिवर्तन के लिए एक चुनौती है और बहुत से लोगों द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा अभी भी उनके लिंग, जातीयता, वर्ग, यौन अभिविन्यास, विकलांगता और मूल के आधार पर होती है। इसलिए स्वस्थ समाज के लिए खतरे को रोकने और आने वाली पीढ़ी के लिए जागरूकता पैदा करना, लोगों को अधिक जनसंख्या से जुड़े जोखिम के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है। अब इसके ऊपर बेस्ड जो है क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बढ़ती आबादी मानव अस्तित्व के लिए डैश बन गई है। तो मानव अस्तित्व के लिए क्या बन गई है, अभिशाप बन गई है। बढ़ती आबादी के कारण, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों में कमी आई है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन में वृद्धि देखी जा रही है, स्वस्थ समाज के लिए खतरा उत्पन्न हुआ है। तो तीनों ही ठीक है इसमें। तो हमारा आंसर घ रहेगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड दिया गया है, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रगति का समाज को क्या योगदान रहा। तो क्या योगदान रहा है, तो इसने मृत्यु दर को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ है, वर्ष 2024 में विश्व जनसंख्या की जो थीम है वो क्या है। ठीक है, ये आपको बताना है। इसी में आंसर दिया गया है कि वर्ष 2024 में विश्व जनसंख्या की थीम है किसी को पीछे न छोड़े, सभी की गिनती करें। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको आंसर इसी में मिल जाते हैं, पैराग्राफ में ही। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत जो है वो क्यों की गई थी। तो इसका आंसर यहीं से हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस की जो शुरुआत है वो क्यों की गई थी। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आप आंसर लिख देंगे। विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत जो है वो 1989 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तत्कालीन गवर्निंग काउंसिल द्वारा बढ़ती जनसंख्या के कारण उत्पन्न जनसंख्या संबंधी मुद्दों की तत्कालिकता महत्व को संबोधित करने के लिए की गई थी। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ है, आज लोगों द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा का मुख्य आधार जो है वो क्या है। तो इसमें मुख्य आधार क्या आ जाएगा, लिंग है, जातीयता है। ठीक है, तो लिंग है, जातीयता, वर्ग, यौन अभिविन्यास, विकलांगता मूल के आधार पर होती है। तो हिंसा अभी भी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपका आंसर हो जाएगा, सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, जनसंख्या से जुड़े जोखिम के बारे में लोगों को शिक्षित करना क्यों आवश्यक है। यहीं से इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से इसलिए
यहाँ से कर लेंगे। स्वस्थ समाज के लिए खतरे को रोकने और आने वाली पीढ़ी के लिए जागरूकता पैदा करने और लोगों को अधिक जनसंख्या से जुड़े जोखिम के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है। ये जो है 7th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो पद्यांश दिया गया है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है। इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पाँव घुटनों तक सना है। पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर हैं, बात इतनी है कि कोई पुल बना है। रक्त वर्षों से नसों में खोलता है, आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है। हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक में डूबे जिसे भी डूबना है। दोस्तों अब मंच पर सुविधा नहीं है, आजकल नेपथ्य में संभावना है। ठीक है, इसमें केंद्रीय भाव संबंधी उचित विकल्प की जो है इसमें आपको चयन करना है। तो फर्स्ट दिया गया है, आम जन के प्रति संवेदनहीन सत्ता अपने स्वार्थ में चूर है। ठीक है। सेकंड दिया गया है, सत्ता में बैठे लोग आमजन की असुविधा को दूर करना अपना कर्तव्य समझ रहे हैं। बारिश के कारण चारों तरफ कीचड़ का वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें फर्स्ट जो है वही हमारा सही है, तो हमारा आंसर केवल कथन 1 आ जाएगा। क्लियर, फर्स्ट का जो है हमारा क रहेगा, केवल कथन 1। सेकंड दिया गया है, निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। कथन दिया गया है, पूरा समाज वर्षों से भ्रष्टाचार की समस्या से जूझ रहा है। कारण दिया गया है, सत्ता में बैठे लोग आम जनता की समस्या के प्रति संवेदनहीन हैं। तो इसमें दोनों ही कथन जो है क्या है, सही है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या रहेगा, कथन और कारण दोनों ही क्या है, सही है। नेक्स्ट देखिए, आकाश में घना कोहरा जो है वो क्या है। तो आकाश में घना कोहरा वो एक व्यक्तिगत आलोचना है। क्लियर। नेक्स्ट है, लोगों की नसों में खौलते रक्त को क्या बताया गया है। तो खौलते रक्त को एक क्षणिक उत्तेजना का नाम दिया गया है। अगर आप ऊपर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें दिया गया ना, आप कहते हैं रक्त वर्षों से नसों में खौलता है, आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है, तो उसको क्या नाम दिया गया है, क्षणिक उत्तेजना का नाम दिया गया है। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्षणिक उत्तेजना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कवि ने कविता में किन पर व्यंग्य किया है। तो सत्ता में बैठे लोगों पर व्यंग्य किया है। किस पर व्यंग्य किया है, जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उन पर ये व्यंग्य किया गया है, सत्ता में बैठे हुए लोगों पर। क्लियर। सड़क पर कीचड़ बिछी होना, इसमें क्या भाव जो है इसके अंदर निहित है, ये आपको बताना है कि कीचड़ का मतलब यहाँ पे क्या है कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है और हर कोई जो है इसमें क्या है, लिप्त है। यहाँ से भी आप आंसर कर सकते हो, सड़क पर कीचड़ बिछी होना समाज में गंदगी, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का प्रतीक है। इसका तात्पर्य है कि जीवन के हर क्षेत्र में नैतिक पतन और असमानता फैल चुकी है, जिससे आम आदमी का चलना यानी जीवन यापन करना कठिन हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, खंड ख में अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। ठीक है, 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं। भारत का पहला हिंदी का साप्ताहिक पत्र जो है वो कौन सा है। तो भारत का पहला हिंदी साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड था, जिसकी स्थापना 30 मई 1826 ईस्वी को पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने की थी। सेकंड क्वेश्चन है, संचार के प्रकार कौन कौन से हैं। तो संचार के 3 प्रकार हैं, व्यक्तिगत संचार है, समूह संचार है और जन संचार है। इन तीनों के माध्यम से ही व्यक्ति अपने विचारों, सूचना और भावनाओं का आदान प्रदान करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जनसंचार की परिभाषा बताते हुए इसके कार्य बताइए। तो जब संदेश या सूचना को रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि माध्यमों से बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, जनसंचार कहा जाता है। इसके कार्य क्या रहेंगे, जन जागरूकता फैलाना, जानकारी और शिक्षा प्रदान करना, मनोरंजन करना, सामाजिक एकता और जनमत तैयार करना। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 दिया गया है, दी गई स्थिति या घटना के आधार पर निम्न में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में दृश्य लेखन करना है। आपको दृश्य लेखन का मतलब क्या होता है ना, कि जो आपने ऐसा कोई दृश्य देखा है तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे रेलवे स्टेशन का दृश्य है, पुस्तक प्रदर्शनी का एक दृश्य है, वर्षा का एक दिन है, तो आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हो।
जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए दिखाया गया है कि अगर आप रेलवे स्टेशन का दृश्य लिखना चाहते हो तो किस तरह से लिखोगे। सुबह का समय था, ठीक है, आप रेलवे स्टेशन पर गए होगे तो आपने वहाँ का दृश्य ज़रूर देखा होगा, उसी को आपको लिखना है। रेलवे स्टेशन यात्रियों से भरा हुआ था, कोई टिकट खिड़की पर खड़ा था तो कोई अपने सामान की जांच करा रहा था। चाय, कॉफ़ी और समोसे की खुशबू चारों ओर फैली थी। बच्चे उत्साह से ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन की सीटी बजते ही यात्रियों में हलचल मच गई। कोई गाड़ी में चढ़ रहा था, कोई उतर रहा था। कुली सिर पर सामान उठाए भाग रहे थे। स्टेशन पर घोषणा की गूंज सुनाई दे रही थी। यह दृश्य जीवन की निरंतर गति और विविधता का सुंदर प्रतीक था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में आपको पत्र लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है। अपने क्षेत्र की जलापूर्ति अधिकारी और जो है उसको पर्याप्त नियमित रूप से पानी न मिलने पर शिकायत करते हुए आपको एक पत्र लिखना है। अथवा में देखिए, आपका नाम सुमन और सुरेश है, आप पत्रकारिता में स्नातकोत्तर का अध्ययन पूरा कर चुके हैं। किसी जाने माने समाचार पत्र में पत्रकार के पद हेतु आपको आवेदन पत्र लिखना है। तो दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हो। तो यहाँ से हिंट ले सकते हो आप कि आप सबसे पहले आप लिखोगे कि जो प्रेषक है यानी भेजने वाला सुमन शर्मा, गली नंबर 5, सरस्वती नगर, दिल्ली। दिनांक लिख देंगे, ठीक है, प्रति, उसके बाद जलापूर्ति अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड, यानी किसको दिया जा रहा है, दिल्ली। उसके बाद विषय लिख देंगे, पर्याप्त एवं नियमित जलापूर्ति न होने के संबंध में। उसके बाद देखिए आप यहाँ से लिख देंगे कि महोदय, विषय होने के बाद महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे क्षेत्र में पिछले कई दिनों से पानी की नियमित आपूर्ति नहीं हो रही है। नलों में पानी बहुत कम आता है जिससे दैनिक कार्यों में अत्यधिक असुविधा हो रही है। कृपया जलापूर्ति की व्यवस्था को नियमित कराने की कृपा करें। आपकी कृपाभिलाषी भवदिया सुमन शर्मा। उसके बाद सेकंड आप लिखा हुआ है, पत्रकार के पद हेतु आवेदन पत्र जो है, प्रेषक हो जाएगा सुरेश कुमार, MA पत्रकारिता से की है, नई दिल्ली, ठीक है, डेट डाल देंगे। उसके बाद प्रति, किसको आप पत्र लिख रहे हो। विषय हो जाएगा, किस विषय में है, जैसे पत्रकार के पद हेतु आवेदन पत्र है। उसके बाद है महोदय, सविनय निवेदन है कि मुझे पत्रकारिता में गहरी रुचि है। मैंने पत्रकारिता में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है और कई लेख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। कृपया मुझे आपके संस्थान में पत्रकार के पद पर नियुक्त करने की कृपा करें। आपका विश्वासी सुरेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, अखिल भारतीय जीव संरक्षण समिति द्वारा लुप्त होने वाले जंगली जीवों को बचाने हेतु एक प्रेस विज्ञप्ति जो है आपको तैयार करनी है। अथवा में दिया गया है, सर्वोदय विद्यालय दरियागंज दिल्ली की खेल समिति की वार्षिक खेल प्रतियोगिता आरंभ होने से पूर्व की बैठक हेतु आपको कार्यसूची तैयार करनी है। तो यहाँ से आप लिख लेंगे, अखिल भारतीय जीव संरक्षण समिति द्वारा लुप्त होते जंगली जीवों को बचाने हेतु प्रेस विज्ञप्ति, ठीक है, दिनांक लिख देंगे, स्थान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अखिल भारतीय जीव संरक्षण समिति ने वन्य जीवन बचाओ अभियान के अंतर्गत लुप्त प्राय जंगली जीवों की रक्षा हेतु एक विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम अब आरंभ किया है। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण, शिकार और वनों की कटाई के कारण जीवों की संख्या घट रही है। लोगों से अपील की गई है कि वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोग करें और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आगे आएँ। सचिव, अखिल भारतीय जीव संरक्षण समिति। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट जो अथवा में दिया गया है उसमें आप कार्य सूची देखेंगे, सर्वोदय विद्यालय दरियागंज वार्षिक खेल प्रतियोगिता प्रारंभ होने से पूर्व की बैठक हेतु कार्य सूची। तिथि हो जाएगी, समय हो जाएगा, स्थान हो जाएगा विद्यालय सभा कक्ष। कार्य सूची रहेगी, बैठक का उद्घाटन एवं स्वास्थ्य भाषण, ठीक है। खेल प्रतियोगिता की तिथियों का निर्धारण होगा, खेल प्रभारी शिक्षकों की नियुक्ति, पुरस्कार वितरण की रूपरेखा पर चर्चा होगी, सुरक्षा एवं चिकित्सा व्यवस्था की योजना और धन्यवाद ज्ञापन होगा। सचिव, खेल समिति, ठीक है, सर्वोदय विद्यालय दरियागंज दिल्ली। तो ये पूर्व की बैठक हेतु कार्यसूची है कि जो बैठक से जो पॉइंट्स हैं किन किन पर डिस्कशन होना है। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में आपको देने हैं। पहला प्रश्न है, एनी फ्रैंक द्वारा लिखी गई डायरी का विषय क्या है, अंग्रेजी में यह किस नाम से प्रकाशित हुई और डायरी हमें भूलने से बचाती है कैसे। आंसर रहेगा, एनी फ्रैंक जो है उनके द्वारा लिखी गई डायरी का विषय क्या है। एनी फ्रैंक की डायरी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों पर हुए अत्याचारों और उसके अपने छिपे जीवन के अनुभव पर आधारित है। यह अंग्रेजी में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम से प्रकाशित हुई थी। प्रश्न 7 का सेकंड लिखेंगे, डायरी हमें भूलने से बचाती है कैसे। तो डायरी हमें भूलने से इसलिए बचाती है क्योंकि इसमें हम अपने दैनिक अनुभव, विचारों और घटनाओं को लिखते हैं। समय बीतने पर इन्हें पढ़कर हम अपने पुराने अनुभवों और भावनाओं को फिर से याद कर सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, खंड ग दिया गया है, अंतरा भाग 1, अंतराल भाग 1 पाठ्य पुस्तकों पर यह आधारित सेक्शन रहेगा।
प्रश्न 8 है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बहिरी रंग रीज को माचो, भूलो तहाँ भटक्यो घटा ओघट बुड़ीबे को काहू कर्म ने बाचो, भेष ने सूझो कहो समझो ने बतायो सुनो ने कहा रुचि राचो, देव तहाँ निबरे नटकी बिगड़ी मती को सगरी निशी इनाचो। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि काव्यांश के अनुसार जो है यहाँ पे बताना है आपको कि शासक वो कैसा है। ठीक है, तो काव्यांश के अनुसार शासक कैसा है, वो विवेकहीन शासक है। ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तुत काव्यांश में किस प्रकार के वातावरण का वर्णन जो है वो प्रस्तुत किया गया है, तो सामंती वातावरण को प्रस्तुत जो है किया गया है। मूक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो मूक शब्द का प्रयोग जो है वो दरबारी के लिए किया गया है। मध्यकालीन राजा का जीवन कैसा है, मध्यकालीन जो राजा है उसका जीवन भोग विलासिता से पूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सही कथनों पर चयन कीजिए। तो कथन क्या दिया गया है, दरबारी वातावरण का यथार्थ परक चित्रण किया गया है, ये ठीक है। कला एवं कलाकार की कद्र एवं प्रोत्साहित किया जाता है, नहीं ये गलत है। दरबारी चाटुकारिता और दंभपूर्ण वातावरण है, ये ठीक है। तो हमारा आंसर फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा, तो ग इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको लगभग 40 शब्दों में देने हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अरे इन दोहुन राह न पाई पद में कबीर ने हिंदू मुसलमानों के किन आडंबरों और कुरीतियों की निंदा जो है वो यहाँ पर की गई है। तो उन्होंने यही कहा है कि हिंदू और मुसलमान अपनी झूठी प्रशंसा करते हैं, छुआछूत पर जोर देते हैं, मांस का भक्षण करते हैं, और मुसलमानों में जो शादी ब्याह होती हैं वो नज़दीकी रिश्तों में किए जाते हैं। दोनों ही जो हिंदू मुस्लिम हैं उनमें कथनी और करनी में अंतर है, यही इसमें बताया गया है। तो यहाँ से भी इस तरह का आंसर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कि कबीर ने इस पद में हिंदुओं के मंदिर, मूर्ति पूजा, मुसलमानों के मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने जैसे बाह्य आडंबरों की निंदा की है। वे कहते हैं कि सच्चा ईश्वर इन कर्म कांडों में नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और किस में मिलता है, भक्ति में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि पंत जी ने नदी तट का जो वर्णन किया है उसे अपने शब्दों में लिखना है। तो पंत जी ने नदी तट का बहुत सुंदर और शांत वातावरण चित्रित किया है। वहाँ सूर्यास्त की लाली झरती निर्झर झिलमिलाती लहरें और पेड़ों की हरियाली का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, जो मन को शांति और सौंदर्य का अनुभव कराता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड दिया गया है, गिरिधर नार नवानित में सखी का क्या आशय है। तो सखी का आशय यह है कि मीरा अपने गिरिधर यानी श्री कृष्ण को पति के समान मानती है। वे सांसारिक संबंधों से मुक्त होकर केवल अपने ईश्वर गिरिधर के प्रति समर्पित है और उन्हें ही अपना क्या मानती है, सर्वस्व मानती है। नेक्स्ट देखिए, 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, किसी एक काव्यांश की सप्रसंग यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है। 6 नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहेगा। क्लियर। तो जो काव्यांश है वो दिया गया है, सिमटा पंख सांझ की लाली जा बैठी अब तरु शिखरों पर, ताम्र पर्ण पीपल से सतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, ज्योति स्तंभसा धंस सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, वृद्ध जिहम विस्वलत केंचुए सा लगता चितकबरा गंगाजल। तो इसको हम इस तरह से करेंगे। संदर्भ दिया गया है, यह पंक्तियाँ कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता से ली गई है, जिसमें उन्होंने सायंकाल के दृश्य का चित्रण किया है। ठीक है, आप अपनी बुक का नाम भी लिख सकते हो। व्याख्या है, कवि कहता है कि शाम की लालिमा जैसे अपने पंख समेटकर वृक्ष की शाखाओं पर बैठ गई हैं, पीपल के पत्तों से सुनहरी किरणें झरते झरनों की तरह जो है क्या हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। यह दृश्य प्रकृति की कोमलता और सौंदर्य का प्रतीक है। तो जो व्याख्या है वो यहाँ पर केवल 4 ही लाइंस की दी गई है। आप कंप्लीट जो लाइंस है उन सबकी व्याख्या करके और यहाँ पे आप लिख दोगे। ठीक है, भावार्थ बता दोगे। इन पंक्तियों में कवि ने सांझ के समय की प्रकृति की अद्भुत जो छटा है उसका अत्यंत सुंदर और मनोहारी चित्रण किया है, जो शांति और सौंदर्य का अनुभव कराता है। उसके बाद अथवा में दिया गया है, तो इसी तरह से आप जो है इसका प्रसंग भी लिखकर इसकी व्याख्या कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना है। यह लोहे का चिमटा उठा लाया, हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे पर जल जाती हैं इसलिए मैंने उसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस और रस से स्वाद भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौना लेने
और मिठाई जो है खाते देखकर इसका मन ललचाया होगा। इतना जब्त हुआ होगा इससे हुआ कैसे। वहाँ भी अब इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया और अब एक विचित्र बात हुई। हामिद ने इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू को बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। अमीना का क्रोध जो है वो स्नेह में क्यों बदल गया। चिमटा खरीदने के कारण दादी की उंगलियां जलाना बताने पर। गद्यांश में किस त्योहार का वर्णन किया गया है, तो ईद का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में हामिद की किन विशेषताओं का वर्णन मिलता है, तो वो जो है त्यागी है, सद्भावी है और विवेकी है। मेले से हामिद ने क्या खरीदा, चिमटा खरीदा। ठीक है। निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़कर उचित विकल्प का उत्तर देना है। कथन दिया गया है, कहानी में बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। और हामिद अपनी खुशियां न्यौछावर करते हुए दादी के लिए चिमटा खरीदता है, ये भी ठीक है। तो कथन और कारण जो है दोनों ही क्या हैं, सही हैं। क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 12 दिया गया है। 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में देने हैं, तो 3 प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, दोपहर का भोजन कहानी में निम्न मध्यवर्गीय जीवन की त्रासदी का मार्मिक चित्रण हुआ है, स्पष्ट कीजिए। तो अमरकांत की कहानी दोपहर का भोजन में निम्न मध्यवर्गीय जीवन की गरीबी, अभाव और विवशता का सजीव चित्रण हुआ है। सिद्धेश्वरी का अपने परिवार के लिए धैर्यपूर्वक भोजन जुटाने का प्रयास, भूख से तड़पते बच्चों की स्थिति और आर्थिक तंगी के कारण एक दूसरे से झूठ बोलने की व्यवस्था, इन सब के माध्यम से लेखक ने इस वर्ग की करुण वास्तविकता को बड़े ही मार्मिक ढंग से क्या किया है, प्रस्तुत किया है। सेकंड क्वेश्चन है, भव्य पुरुष ने कहा जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है, इसका क्या तात्पर्य है। तो इस कथन का तात्पर्य यह है कि जीवन में जहाँ निराशा, दुख और अज्ञानता है वहीं आशा, सुख और ज्ञान की संभावना भी होती है। अंधकार के बिना प्रकाश का मूल्य नहीं जाना जा सकता। यह वाक्य जीवन के संतुलन और संघर्ष से उत्पन्न उजाले का प्रतीक है। यह हमें प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, थर्ड दिया गया है 12 क्वेश्चन का। गूंगे कहानी के आधार पर गूंगे के चरित्र की विशेषताएं आपको बतानी है। तो गूंगे कहानी का नायक गूंगा एक स्वाभिमानी, परिश्रमी और ईमानदार युवक है। वह अपनी शारीरिक अक्षमता के बावजूद मेहनत कर स्वयं जीविका अर्जित करना चाहता है। उसमें आत्मसम्मान की भावना है, इसलिए वह किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। वह संवेदनशील, आत्मगौरवपूर्ण और अन्याय का विरोध करने वाला चरित्र है। गूंगा समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का प्रतीक बनकर उभरता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 13 है। इसमें एक गद्यांश की जो है आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये दिया गया है, और चमेली चुपचाप देखती रही इस मूक अवसाद में गूंगों का हाहाकार भरकर गूंज रहा है, और ये गूंगे अनेक अनेक हो संसार में भिन्न भिन्न रूपों में छा गए हैं, जो कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते। ठीक है। तो इसमें से, और अथवा में दिया गया है, सिद्धेश्वरी पर नशा जैसे चढ़ गया था। इसमें से कोई एक सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। ठीक है। और 6 नंबर का प्रश्न आपका ये रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 14 दिया गया है। निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर जो है लगभग 100 शब्दों में आपको देने हैं। यहाँ पे 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं। हुसैन की कहानी अपनी जवानी पाठ में मकबूल के पिता की विशेषताएं आपको बतानी है। पहला क्वेश्चन यही है, मकबूल के पिता एक जो है सादा, मेहनती और जिम्मेदार व्यक्ति थे, जो अपने परिवार की भलाई के लिए संघर्ष करते थे। वे अपने संस्कारों और नैतिक मूल्यों को महत्व देते थे। उन्होंने मकबूल की कलात्मक प्रतिभा को पहचाना और उसे प्रोत्साहित किया। जब मकबूल ने अपनी 2 स्कूल की किताबें बेचकर जो है ऑयल कलर खरीदा, तो उन्होंने उसकी कला के प्रति जुनून को समझा और गुस्सा नहीं किया। वे चाहते थे कि मकबूल व्यवसाय के गुण सीखे, इसलिए उसे दुकान पर भी बैठाया। इस प्रकार मकबूल के पिता ईमानदारी, मेहनत और कला का सम्मान करने वाले व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं। नेक्स्ट जो दिया गया है, कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले और अब। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले कैसा था और अब उसमें क्या बदलाव आया है। और तीसरा प्रश्न भी देख लेंगे, दुकान पर बैठे बैठे मकबूल के भीतर का कलाकार उसके किन क्रियाकलापों से अभिव्यक्त होता है। कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले और अब ये बताना है। तो पहले कला को केवल मनोरंजन या सजावट का साधन माना जाता था। कलाकारों को समाज में उतना सम्मान नहीं मिलता था जितना आज मिलता है। कला को गंभीर पेशा नहीं माना जाता था और सीखने के अवसर भी क्या थे, कम थे। आज के समय में कला के प्रति नज़रिया बदल गया है। कला को महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति के माध्यम माना जाता है और कलाकारों को समाज में सम्मान मिलता है। कला शिक्षा का हिस्सा बन गई है और पेशेवर करियर के रूप में भी देखी जाती है। लोग कलाकृतियों की सराहना और खरीद भी करते हैं, जिससे कलाकारों को आर्थिक सहायता भी मिलती है।
नेक्स्ट देखिए, दुकान पर बैठे बैठे मकबूल के भीतर का कलाकार कैसे व्यक्त होता है। उत्था, तो दुकान पर बैठे बैठे मकबूल का कलाकार कई तरीक़ों से अभिव्यक्त होता था। वह सामान जैसे लकड़ी, कागज़ आदि से कलाकृतियाँ बनाता था। वह बाहर आने जाने वाले लोगों के चेहरे को भाव को अध्ययन करता और उन्हें अपने मन में उतारता। वह अपनी कल्पना से चित्र बनाता और स्केच नोटबुक में करता। इसके अलावा बिल और कागज़ों पर भी चित्र बनाना उसकी आदत थी। इस प्रकार दुकान का माहौल मकबूल के कलात्मक विकास का हिस्सा बन गया और उसने अपने आसपास की दुनिया को कला के माध्यम से व्यक्त किया। तो ये था कंप्लीट जो है क्वेश्चन पेपर। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं, कंप्लीट फॉर्मेट क्लियर है कि किस तरह से आपको पेपर मिलने वाला है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।